दोस्तों नमस्कार। अभी हाल हमने जाना कि आपदा प्रबंधन का उद्देश्य आपदा के कारण निरंतरता में हो रही जो क्षतियां हैं उनको कम करना, चाहे वो मानव क्षति हो, चाहे अवसंरचनाओं की, परिसंपत्तियों की, अन्य चीजों की क्षति हो। मानव हितों की जो क्षति आपदाओं के कारण निरंतरता में हो रही है उसको रोकना, उसको कम करना आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। और इसीलिए आज हम आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपदाओं से होने वाली क्षति, विशेष रूप से जो आर्थिक क्षति है, उसका परिमाण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह हम सभी के लिए चिंता का एक बड़ा विषय है। इतने से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आज आपदा प्रबंधन केवल कोई ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं रह गया है, ये विकास से जुड़ा विषय है। और आपदा प्रबंधन पर ध्यान देना, उसके अंतर्गत जो निर्दिष्ट कार्य हैं उनको करना हमारी मजबूरी है। उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। अगर हमने विकास की गति को बनाए रखना है तो हमें आपदा प्रबंधन करना होगा। और आपदा प्रबंधन निरंतरता में किए जाने वाले कामों की श्रृंखला है। ये एक चक्र है जो कि लगातार चलता है और हर किसी को निरंतरता में इसके अंतर्गत जो कार्य करने हैं वो करने हैं। और आज हमारे पास राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जनपद स्तर पर जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। परंतु इन सब के बन जाने से मेरी, आपकी या अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी कम नहीं होती। आपदा प्रबंधन हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर विभाग को करना है और निरंतरता में करना है। प्राधिकरण के बनने से ऐसा नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी को टाल दें कि ये कोई दूसरा करेगा या दूसरी संस्था करेगी। जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, व्यायाम करते हैं नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें भी अपने घर की, अपने परिवार की, अपने पास पड़ोस की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अब घर तो हमारा है, उसकी सुरक्षा का ध्यान हमें ही रखना होगा। अब मेरे घर का या आपके घर का आपदा प्रबंधन प्लान या फिर आपदा प्रबंधन योजना सरकार तो बनाएगी नहीं, उसके लिए व्यवस्थाएं तो मुझे ही करनी होंगी। तो हमने कहा कि आपदा प्रबंधन निरंतरता में किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला है। तो आपदा घटित होने से पहले, सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि आपदा घटित ही ना हो। हम आपदा के कारणों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, आपदा को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उसे हम रोकथाम या प्रिवेंशन के अंदर रखते हैं। सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि आपदा घटित ना हो। अगर कहीं बाढ़ का खतरा है तो हम तटबंध बनाते हैं, बाढ़ बनाते हैं। उसी तरह वन विभाग जो वनाग्नि का सीजन है, जंगलों की आग की जो ऋतु है, उससे पहले जो जमीन पे तलछट है उसको साफ करने की कोशिश करता है, उसकी कंट्रोल बर्निंग करता है। तो ये सभी रोकथाम के उपाय हैं। परंतु हर स्थिति में आपदाओं को रोक पाना या जो हजार्ड्स हैं उनको घटित होने से रोक पाना संभव नहीं है। अगर टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जमीन के अंदर ऊर्जा संचयित हो रही है, जमा हो रही है, तो एक समय के बाद उसको भूकंप के रूप में अवमुक्त होना है। तो भूकंप आते रहेंगे। ऐसे ही वायुमंडलीय जो प्रक्रियाएं हैं उनके कारण आंधी, तूफान, चक्रवात, भारी वर्षा ये होती रहेंगी। इसी तरह हिमस्खलन और भूस्खलन है। तो आपदाओं को रोक पाना हर स्थिति में संभव नहीं है। तो रोकथाम के बाद हम कोशिश करते हैं मिटिगेशन या न्यूनीकरण की। इसके अंतर्गत हमारी कोशिशें होती हैं कि हजार्ड तो घटित होंगे, भूकंप आएगा, चक्रवात आएंगे, बाढ़ आएगी, परंतु हम कुछ ऐसे उपाय करें कि इनके प्रभाव कम हो जाए। इसमें हम भू उपयोग की बात कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पे हम भू उपयोग नियंत्रित कर सकते हैं या मानव निवास प्रतिबंधित कर सकते हैं जहां पर आपदा का ज्यादा खतरा हो। हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर सकते हैं कि हम अपने सारे एसेट्स को एक ही जगह न रखें, उनको भौगोलिक एरिया में फैला के रखें, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी दूसरी चीजें हैं, वो सुरक्षित रहें। इसी तरह प्रायः बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में हम ऐसी फसलें उगा सकते हैं जो बाढ़ का पानी चढ़ने से पहले पक जाएं।
तो हमने बात की रोकथाम की, न्यूनीकरण की। न्यूनीकरण के बाद हम बात करते हैं पूर्व तैयारी की। और इस अवधि में पूर्व तैयारी के अंतर्गत हम क्षमता विकास की बात करते हैं। हम SDRF बना सकते हैं, NDRF बना सकते हैं। गांव के स्तर पे जो लोग हैं, स्वयं सेवक हैं, उनको खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दे सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दे सकते हैं। अंतर विभागीय जो समन्वयन है उसे सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल्स कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, SOPs तैयार कर सकते हैं। आपदा की चेतावनी का पता लगाने के लिए यंत्र लगा सकते हैं, चेतावनी लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं, आपातकालीन संचार व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ये सब चीजें हम जो पूर्व तैयारी है उसके अंतर्गत कर सकते हैं। हमने रोकथाम की प्रयास किए, न्यूनीकरण के प्रयास किए, हमने पूर्व तैयारी की। परंतु जैसा हमने कहा, हैजार्ड्स हमारी तमाम तैयारियों के बाद भी घटित होंगे। तो इसके बाद भी आपदाएं घटित होंगी। और आपदा घटित होने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो हम कहते हैं प्रतिवादन या रिस्पॉन्स। इसके अंतर्गत हमारे सारे प्रयास केंद्रित होते हैं कि मानव जीवन को बचाया जा सके। और मानव जीवन बचाने का जो मूल मंत्र है, जो गोल्डन रूल है, वो ये कहता है कि समय बीतने के साथ जीवन बचाने की संभावनाएं तेजी से कम होती जाती हैं, एक्सपोनेंशियली कम होती हैं। तो जितना जल्दी हमारा रिस्पांस होगा, जितना जल्दी प्रतिवादन होगा, जितना बेहतर प्रतिवादन होगा, जितना प्रशिक्षित लोग प्रतिवादन में होंगे, उनके पास ठीक उपकरण हैं या नहीं है, उतने ज्यादा हम जीवन बचा पाएंगे। तो अगर हमने पूर्व तैयारी की अवधि में लोगों को प्रशिक्षण दिया है, उपकरण दिया है, अंतर्विभागीय समन्वयन सुनिश्चित किया है, तो हमारे प्रतिवादन की जो कार्य होंगे वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, हम मानव जीवन बचा पाएंगे। इस अवधि में हम लोगों को रिलीफ देते हैं, उनको राहत प्रदान करते हैं, उनके लिए अस्थायी व्यवस्थाएं करते हैं, रहने खाने भोजन की। अगर हमें पहले जब हम प्लान बना रहे हैं पूर्व तैयारी की अवधि में, उस समय हमें पता है कि प्रभावित समाज में कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको बाहर से सहायता की जरूरत पड़ेगी, कितने बीमार हैं, तो हम उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद आपदा प्रबंधन चक्र में जो अगली चीज आती है वो रिहेबिलिटेशन की बात है। रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, हम पुनर्वास की बात करते हैं, पुनर्स्थापना की बात करते हैं। तो इस अवधि में हम जो प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की जो अवसंरचनाएं प्रभावित हैं, उनको नई अवसंरचनाएं बनाते हैं। लोगों को नए मकान दिए जा सकते हैं। हॉस्पिटल अगर गिर गया तो नया हॉस्पिटल बनेगा। और इस अवधि में जितने भी हम कार्य करें, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बिल्ड बैक बेटर का कॉन्सेप्ट है, कि जिन वल्नरेबिलिटीज की वजह से, जिस घातकता की वजह से आपदा में नुकसान हुआ, हम दोबारा से उस घातकता को वैसा ही न रहने दें, हम घातकता के स्तर को नीचे लाएं। अगर हमने फिर से वैसा ही बना दिया, क्योंकि मकान भूकंप सुरक्षित तकनीक से नहीं बना था, इसलिए उसका नुकसान हुआ, इसलिए वो आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ। अगर हम आपदा के बाद दोबारा से उसी तरह का भवन बना देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो हमारी वल्नरेबिलिटी का स्तर वही रहेगा। तो जो हम पुनर्स्थापना की अवधि में जो कार्य करें, उसमें वल्नरेबिलिटी कम करने का कार्य प्रयास करें। और ये जो चीज है, ये विकास में तब्दील होगी, नई संरचनाएं बनेंगी, नई चीजें हमारे सामने आएगी। और विकास में जब हम नॉर्मली विकास करते हैं, तब भी हम ये ध्यान दें कि हम ऐसे कार्य करें जिनसे आपदाओं का जोखिम ना बढ़े, क्षेत्र की वल्नरेबिलिटी ना बढ़े। कई बार देखा गया है कि हम सड़कें बनाते हैं पहाड़ों में, और पहले जो हमारे ढाल थे वो अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, परंतु सड़क बनने के बाद, क्योंकि हमने सड़क बनाते समय कोई एहतियाती उपाय नहीं किया, इसलिए सड़क बनाने के बाद क्षेत्र बारंबारता में भूस्खलन से प्रभावित होने लगता है। तो हम ऐसे प्रयास करें विकास की अवधि में कि जो भी हम कार्य करें, इस तरह से करें कि हमारा क्षेत्र आपदाओं के प्रति सुरक्षित बने। जो विकास जो है वो विनाश को आमंत्रण न दे। अगर हम इस तरह के काम करते हैं तो हमारी वल्नरेबिलिटी कम होगी, हमारा जो जोखिम है विभिन्न संकटों से वो कम होगा, और हम आपदाओं से सुरक्षित रहेंगे। आप भी अपने घर में देख सकते हैं कि आपदा से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि आपके क्षेत्र में किन संकटों का खतरा है, उनसे विगत में किस तरह की हानि हुई है, किस तरह की क्षति हुई है, और भविष्य में संभावनाएं किस तरह की हैं। आप अपने घर का, अपने पास पड़ोस का
जोखिम आकलन करवा सकते हैं। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो सुरक्षित है। अगर भूकंप का खतरा है आपके क्षेत्र में तो कहीं आपका भवन भूकंप में सुरक्षित है या नहीं है, आप उसकी रेट्रोफिटिंग करवा सकते हैं। अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि पिछली बाढ़ में पानी कहां तक आया था, आपके घर को कितना खतरा है। आपदा की स्थिति के लिए आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर एक प्लान बना सकते हैं। अगर आपके घर के लोग आपदा के समय अलग अलग जगहों पे हैं, कैसे संपर्क करेंगे, एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, आपातकालीन संचार व्यवस्थाएं किस तरह की होंगी, किस तरह से आप बातचीत करेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आपके पास इमरजेंसी किट होना चाहिए, जरूरी दवाएं होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, उस सब की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। और अगर आप ये सब करते हैं, साथ ही आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, जिससे आपको आपदा के समय या आपातकालीन स्थितियों में संपर्क करना है। डॉक्टर हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, आपके कोई शुभचिंतक हो सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, आपका परिवार और आप निश्चित ही आपदा के समय सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको इस चैनल में बताई हुई बातें अच्छी लग रही हैं, इससे लाभ हो रहा है, तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।